Assalamu alaikum. How are you? I hope you are doing well. So, we did the reading of the topic The Pride of Pakistan. पाकिस्तान का फ़ख्र. इस सबक की हमने रीडिंग की थी विद ट्रांसलेशन. अगर किसी ने हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो देखें ताकि आपको बुक वर्क और कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो इजीली समझ आ जाए. चलें जी, तो आज हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज और बुक वर्क की तरफ. जिसमें पेज 38 पे हमारे पास सबसे पहले है रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. हमने इन वर्ड्स को पढ़ना है और इनके मीनिंग्स पढ़ने हैं कि इनका मतलब क्या है. ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसी चैप्टर के जी. तो फर्स्ट वर्ड इज सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइस जिसे हम उर्दू में कहते हैं कुर्बानी देना. टू ले डाउन लाइफ फॉर अ नोबल कॉज, मतलब किसी अच्छे मकसद के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देना. इम्पेशेंटली, रेस्टलेसली, मतलब बेचैनी, बेचैनी जो होती है किसी भी चीज़ की. मार्टिर, a person who sacrifices his life for a noble cause. ये शहीद को कहते हैं. एक ऐसा बंदा जो अपनी ज़िंदगी किसी अच्छे मकसद के लिए कुर्बान कर देता है, उसे शहीद कहते हैं. स्ट्रगल, कोशिश करना किसी भी चीज़ के लिए, जदोजहद करना. टू ट्राई हार्ड, टू डू और अचीव समथिंग, किसी भी मकसद के लिए, किसी भी काम के लिए कोशिश करना, जदोजहद करना. सेकर्ड मतलब इज्जत देना. टू ट्रीट समवन विद ग्रेट रिस्पेक्ट, किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना, इज्जत देना किसी को. कैप्चर मतलब पकड़े जाना. टू टेक कंट्रोल या अरेस्ट जिसे हम कहते हैं, पकड़े जाना इसका मतलब है जी. तो ये हमारे चैप्टर के 6 डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जिनके मैंने आपको मीनिंग्स बताए हैं. उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज बी है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. इसमें सबसे पहले हमारे पास है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है कि एक हम चैप्टर या एक पैराग्राफ हम पढ़ते हैं और उसके अंदर से क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं जी. तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है आंसर दीज क्वेश्चंस. ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमने आंसर्स करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1, विच गैलरी टोल्ड अस अबाउट मार्टर्स. हाँ जी, तो कौन सी गैलरी जो है हमें शहदा के बारे में बताती है. आंसर, निशाने हैदर गैलरी टोल्ड अस अबाउट मार्टर्स. क्वेश्चन नंबर 2, what was displayed in the rebirth of the nation. ये गैलरी का नाम था, क्या था, rebirth of the nation. तो वहां पर हमें क्या दिखाया गया था. लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स ऑफ द कायदे आजम was displayed in the rebirth of the nation. Question number 3, what do you learn by visiting a museum. म्यूजियम को विजिट करके हमने क्या सीखा है. I learned about complete history. That history told me about the sacrifices made by the armed forces. आप अपने बारे में कुछ और भी लिख सकते हैं कि आपने म्यूजियम के इस विजिट से क्या सीखा है. ठीक है जी, ये हमारे चैप्टर के 3 क्वेश्चन आंसर्स थे. उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है रीड द गिवन माइंड मैप अबाउट माय फेवरेट पर्सनैलिटी. आपने अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में लिखना है इस माइंड मैप की मदद से. ये बुक में हमारे पास एक माइंड मैप गिवन है. हमारे पास आगे डेफिनेशन भी दी हुई है कि माइंड मैप होता क्या है. आप इस बॉक्स में देखें. माइंड मैप इज अ वे ऑफ थिंकिंग टू क्रिएट गुड आइडियाज. माइंड मैप एक तरीका है सोचने का, अच्छे आइडियाज को क्रिएट करने का. We use it to put together our ideas in the form of a diagram. फिर हम उन आइडियाज को इकट्ठा कर देते हैं एक डायग्राम की फॉर्म में. अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में माइंड मैप के बारे में बताऊं तो जब भी हम किसी एक टॉपिक के बारे में सोचते हैं ना,
तो हम लोग फिर उसके पॉइंट्स नोट कर लेते हैं कि अच्छा हम इसमें इसके बारे में इसके बारे में इसके बारे में लिखेंगे। फिर हम उन पॉइंट्स को अरेंज कर लेते हैं कि किस तरह सीक्वेंस से हम उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में माइंड मैप है, जहाँ पर हमें दिया हुआ है रीजंस फॉर फेम, मतलब उनकी वजह क्या है मशहूरी की, लाइफ हिस्ट्री, उनकी ज़िंदगी की हिस्ट्री के बारे में, रीज़न फॉर योर लाइकनेस कि आपको वो क्यों पसंद है, और करियर कि उनके करियर में क्या था। तो आप अपनी तरफ से अपनी किसी भी फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको एक अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में लिखकर बताया है, आप इसकी मदद से कुछ और भी लिख सकते हैं। माई फेवरेट पर्सनालिटी इज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। He is our last beloved holy prophet. He was born in Makkah. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the greatest scholar. Not only Muslims but also non-Muslims were inspired by his character. They teach us mercy, justice and equality. He was kind not only with humans but with animals also. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was very truthful and honest. As Muslims, we should follow his teachings about Islam. ठीक है जी। ये एक शॉर्ट सा पैराग्राफ मैंने आपको लिख के बताया है अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में। आप किसी के भी बारे में लिख सकते हैं, कोई भी आपकी जो भी फेवरेट पर्सनालिटी हो। ठीक है, चलें जी। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 पे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, मेक अ माइंड मैप अबाउट योर फेवरेट नेशनल हीरो इन योर नोटबुक। आपने अपने फेवरेट नेशनल हीरो के बारे में एक माइंड मैप कॉपी पे बनाना है। आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे माइंड मैप आपके लिए तैयार किया है। यहाँ सेंटर में हम टॉपिक लिखते हैं माय फेवरेट नेशनल हीरो, फिर उसके बाद हम उसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले हम अपने फेवरेट नेशनल हीरो का नेम लिखेंगे, फिर उनकी लाइफ हिस्ट्री, देन रीज़न फॉर फेम कि वो क्यों मशहूर है, रीज़न फॉर योर लाइकनेस कि आपको वो क्यों पसंद है, देन अचीवमेंट्स इन लाइफ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव किया है जिस वजह से वो नेशनल हीरो बन गए हैं, एंड सेक्रीफाइसेस फॉर कंट्री और उन्होंने अपने वतन के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। ठीक है जी, इसके बारे में लिखेंगे। आपके माइंड में और पॉइंट्स भी हों तो आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर जी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है फिल इन द गिवन गैप समरी यूजिंग द वर्ड्स बिलो। ये एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें आपने फिल इन दी ब्लैंक्स को फिल करना है ऊपर दिए हुए इन वर्ड्स की मदद से। वर्ड्स क्या है? प्रोटेक्टर्स, ब्रेव, गार्ड, वर्ड, प्राइड। ये 5 वर्ड्स हैं जिन्हें आपने इन ब्लैंक्स में फिल करना है। चले जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान आर्मी इज द डैश ऑफ आवर कंट्री, प्राइड ऑफ आवर कंट्री। They are the dash of the nation, protectors of the nation. They dash our motherland. They guard, हिफाजत करते हैं हमारी मदरलैंड की, मतलब हमारे सरजमीन पाकिस्तान की। There are many great heroes in Pakistan army, many dash soldiers, many brave soldiers, बहादुर सिपाही have sacrificed their lives for this country. Pakistan army is among the best armies of the world. पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बेस्ट आर्मीज में से एक है। ठीक है जी, तो ये हमारी थी एक समरी जिसमें हमने फिल इन दी ब्लैंक्स को फिल किया है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। Read the lesson again and fill in the blanks with the correct options. आपने blanks को पढ़ना है और correct options को fill करना है।
ये लेसन में से हैं, ठीक है जी। ताशिफ ब्रॉट हिज डैश अलोंग विद हिम। ताशिफ अपने साथ क्या लाया था? कैमरा, डायरी, लंच, स्टोरी बुक। क्या लेकर आया था ताशिफ? डायरी लेकर आया था। आपने डायरी को सर्कल भी करना है और ब्लैंक्स में फिल भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2, द निशाने हैदर इज द हाईएस्ट डैश इन द पाकिस्तान। निशाने हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्या है? परफॉर्मेंस अवार्ड, मिलिट्री अवार्ड, सिविल अवार्ड, एकेडमिक अवार्ड। कौन सा अवार्ड है निशाने हैदर? निशाने हैदर इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। आपने मिलिट्री अवार्ड को यहाँ सर्कल भी करना है और इसका आंसर भी लिखना है। नंबर 3, ऑन एंटरिंग द म्यूजियम द चिल्ड्रन सॉ डैश इंडियन टैंक्स। म्यूजियम में दाखिल होते वक्त बच्चों ने कितने इंडियन टैंक्स देखे थे? 2, 3, 4, 5। कितने इंडियन टैंक्स थे? 4। आपने 4 को सर्कल भी करना है और ब्लैंक में भी लिखना है। नेक्स्ट, देयर आर डैश ग्रेट सोल्जर्स फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस हु रिसीव द निशाने हैदर। जी, तो डैश बड़े सिपाही थे आर्मी फोर्स के जिन्होंने निशाने हैदर हासिल किया। वो कितने थे? 10, 11, 12, 13। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 11। आपने 11 को सर्कल भी करना है और आंसर भी लिखना है। डन जी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिटिकल रीडिंग, जिसमें हमारा क्वेश्चन है यूज द इंटरनेट एंड रीड एनी आर्टिकल अबाउट द निशाने हैदर होल्डर्स। इंटरनेट को यूज करके आपने किसी भी निशाने हैदर हासिल करने वाले के बारे में आर्टिकल पढ़ना है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सनल लाइव्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ एनी ऑफ द वन। आपने उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में किसी एक के बारे में लिखना है। नोट डाउन इंफॉर्मेशन इन योर नोटबुक। आपने ये इंफॉर्मेशन अपनी नोटबुक पे लिखनी है। तो मैंने एक निशाने हैदर होल्डर के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, आप चाहें तो किसी के भी बारे में लिख सकते हैं। 11 निशाने हैदर होल्डर्स हैं पाकिस्तान में, तो आप किसी के भी बारे में लिख सकते हैं। मैंने जिनके बारे में लिखा है वो है राशिद मिन्हास। Rashid Minhas was a Pakistani pilot in the Pakistan Air Force. He was born on 17 February 1951 in Karachi. He was the only PAF officer to receive the highest Welver award, the Nishane-e-Haider. He was also the youngest person and the shortest serving officer to have received this award. जी, तो ये 17 फरवरी को पैदा हुए थे राशिद मिन्हास, और ये सबसे छोटे थे शहीदों में, और दूसरी बात सबसे कम सर्विस पीरियड था इनका, सबसे कम जॉब की थी इन्होंने। He died on 20th August 1971 at the age of 20 years. ये 20 साल की उम्र में वफात पाई थी इन्होंने। His service number was Park/5602 and Unit number 2 Squadron. ठीक है जी, ये सबसे छोटे थे एज में भी और बहुत कम उम्र में इन्होंने शहादत हासिल की थी, और सबसे कम सर्विस पीरियड था इनका। आप किसी और के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 40 के ऊपर, लर्निंग द साउंड्स। लर्निंग द साउंड्स में हमारे पास है डायग्राफ। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे डायग्राफ्स के बारे में। डायग्राफ्स तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो दो वर्ड्स को मिलाकर जो साउंड बनता है। ठीक है जी, पहले हम ये बॉक्स में पढ़ लेते हैं। द डायग्राफ थ हैज टू साउंड्स एज इन फादर, द एंड इन थिन एंड थिक। क्लियर? दो तरह की साउंड्स इसकी आती हैं, द की भी और थ की भी। जी चलें जी, तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं।
Read the given paragraph aloud and put a circle around the words with a th sound. इस th की जो th साउंड है ना, इससे जो वर्ड्स हैं उनको हमने सर्कल करना है जी. इन विंटर द सर्कल करना है, वेदर सर्कल करना है, टर्न्स कोल्ड, पीपल वेयर थिक कोट्स, द white snow looks beautiful, children throw snowballs at each other, people love to enjoy thick soup, they spend time with their families. ठीक है जी. तो यहाँ पे हमने जो था वाले वर्ड्स थे वो सारे सर्कल कर दिए हैं. क्लियर. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच. लैंग्वेज फोकस में ये हमारा क्वेश्चन है जी. तो अब अगर हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस हाउ द पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज. कि किस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही वर्ड को चेंज कर देते हैं. जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 गिवन है, नाउन्स, वर्ड्स, एडजेक्टिव्स. अब एक ही वर्ड इन तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे चेंज होता है. नाउन आपको पता है किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का नेम होता है, नेमिंग वर्ड होता है. वर्ड एक्शन वर्ड होता है, किसी काम का करना या होना. और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो हमारे नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. ठीक है. तो अब वर्ड इज प्लेयर जो होता है खिलाड़ी, प्लेड खेला, प्लेफुल खेलने के काबिल जो होता है. तो एक ही वर्ड किस तरह तीनों में चेंज हो गया. फिर सैडनेस उदास, सैडन उदासी, सैड उदास. एक ही वर्ड है, उदासी को जाहिर कर रहा है, लेकिन तीनों में डिफरेंट तरह से यूज हो रहा है. कॉपरेशन, कॉपरेट, कॉपरेटिव. अब इसी तरह से हमारे पास भी एक्सरसाइज गिवन है. कंप्लीट द गिवन टेबल बाय राइटिंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ईच गिवन वर्ड. हमारे पास ये टेबल है लेकिन इसमें वर्ड्स मिसिंग है. रो में एक एक वर्ड दिया हुआ है और हमने उसकी बाकी चीजें फिल करनी है. टाइटल हमारे पास सेम है, नाउन्स, वर्ड्स, एडजेक्टिव्स. यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास सिर्फ उन्होंने वर्ब दिया हुआ है एडमायर. एडमायर का नाउन क्या है, एडमायरेशन. और इसका एडजेक्टिव क्या है, एडमायरेबल. नेक्स्ट में हमारे पास एडजेक्टिव गिवन है ब्यूटीफुल. इसका नाउन क्या है, ब्यूटी. और वर्ब क्या है, ब्यूटीफाई. थर्ड में हमारे पास नाउन गिवन है सिलेक्शन. इसका वर्ब क्या है, सिलेक्ट. और एडजेक्टिव क्या है, सिलेक्टिव. ठीक है जी. तो ये उसी तरह से हमने फिल करना है कि एक ही वर्ड हर पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे डिफरेंट हो जाता है. पेज नंबर 41 पे अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. ठीक है जी. तो यहाँ पर हमारे पास मतलब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते क्या हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं. सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग. सिनोनिम वो वर्ड्स होते हैं कि एक ही वर्ड का सेम दूसरा मीनिंग होता है. मतलब एक ही मीनिंग के लिए, एक ही चीज़ के लिए दो अल्फाज जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं. जैसे हम वर्ड्स मीनिंग्स या वर्ड सिमिलर्स करते हैं. जबकि एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव ऑपोजिट मीनिंग, जिसके ऑपोजिट मीनिंग होते हैं. जैसे ब्लैक, वाइट टोटली ऑपोजिट वर्ड्स हैं. ठीक है जी. जैसे हम वर्ड्स ऑपोजिट करते हैं. अगर आप मेरे को सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो सिनोनिम्स मीन वर्ड्स मीनिंग्स या वर्ड सिमिलर्स होंगे और एंटोनिम्स वर्ड्स ऑपोजिट्स होंगे. ठीक है जी. यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक एक्सरसाइज उन्होंने पहले दी हुई है. रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. जी. तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है ब्रेव. ब्रेव का सिनोनिम क्या है, करेजियस. मतलब दोनों का मतलब सेम है, बहादुर. जबकि उसका एंटोनिम क्या है, कोवर्ड मतलब डरपोक. वॉर, बैटल.
वर्ड इज वॉर, सिनोनिम इज बैटल। दोनों का मतलब क्या है? जंग। इसका एंटोनिम क्या है? पीस। पीस मीन्स अमन। नेक्स्ट वर्ड इज इंटेलिजेंट और ब्राइट। दोनों का मतलब क्या है? ज़हीन, रोशन, ज़हीन, खुले जहन वाला। और इसका एंटोनिम क्या है? डल, मतलब जो बहुत डल सा है, बड़ा कमज़ोर सा है, जो कम ज़हीन है, जिसमें जहानत कम है। ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ड इज विक्टोरियस, सिनोनिम इज सक्सेसफुल। दोनों का क्या मतलब है? कामयाब। विक्टोरियस, सक्सेसफुल मीन्स कामयाब। डिफीटेड मतलब हारा हुआ। इसका ऑपोजिट है, इसका एंटोनिम है। ठीक है। अब हमारे पास इसकी एक्सरसाइज क्या दी हुई है? रीराइट द गिवन पैराग्राफ बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड वर्ड्स बाय देयर सिनोनिम्स। आपने इस पैराग्राफ को दोबारा लिखना है। ये जो पैराग्राफ गिवन है ना, इसको दोबारा लिखना है। हाँ, जो जो वर्ड्स अंडरलाइन हुए हुए हैं उनके आपने सिनोनिम्स लिखने हैं वहां पे। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। Alina went for a quick walk. It was a beautiful sunny day. She spotted some birds in the sky. She was glad to be out. अब हम देखते हैं कि इसमें जब हम synonyms यूज करेंगे, ये जो ऊपर गिवन है pleasant, brisk, bright, saw, happy, जब हम ये synonyms यूज करेंगे तो ये पैराग्राफ किस तरह से लिखा जाएगा? अलीना वेंट फॉर अ क्विक का हमने सिनोनिम लिखना है। क्विक का सिनोनिम है ब्रिस्क। अलीना वेंट फॉर अ ब्रिस्क वॉक। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सनी डे। अब हमने ब्यूटिफुल और सनी दोनों का सिनोनिम लिखना है ऊपर से देख के। ब्यूटिफुल का सिनोनिम है प्लेजेंट और सनी का सिनोनिम है ब्राइट। इट वॉज अ प्लेजेंट ब्राइट डे। शी स्पॉटेड, स्पॉटेड अंडरलाइन है, स्पॉटेड का सिनोनिम क्या है? सॉ। शी सॉ सम बर्ड्स इन द स्काई। शी वॉज ग्लैड, ग्लैड को अंडरलाइन किया गया है। ग्लैड का सिनोनिम क्या है? हैप्पी। शी वॉज हैप्पी टू बी आउट। क्लियर? तो इस तरह से हमने इस पैराग्राफ को दोबारा लिखना है उनके सिनोनिम्स यूज करके। अब थर्ड हमारे पास जो टॉपिक आ गया है वो ग्रामर का पोर्शन है। ग्रामर के पोर्शन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है नाउन्स विद नो चेंज। अब ये क्या है कि नाउन्स विद नो चेंज? क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस and notice the use of nouns with an unchanged plural form. जी, तो हमने उन्हीं नाउन्स को यूज करना है लेकिन उनके प्लोरल में जाके भी वो वर्ड चेंज नहीं हो रहे। वैसे कौन से नाउन्स हैं? क्योंकि मोस्टली तो हम लोग देखते हैं ना, कैट, कैट्स, बुक, बुक्स। तो ये कौन से नाउन्स हैं जो प्लोरल में जाकर भी चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं? जी, तो ये क्या है? The sheep are grazing in the field. sheep का प्लोरल भी sheep ही है। Sana has long hair. hair का प्लोरल भी hair ही है। I saw deer in the forest. deer का प्लोरल भी deer ही है। ठीक है जी। Now use the nouns highlighted above in sentences of your own. अब ये जो तीन हाईलाइटेड नाउन्स हैं, शीप, हेयर एंड डियर, इनको हमने अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। फर्स्ट वर्ड इज शीप। आई सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप। हेयर, आई ब्रश्ड माई हेयर। डियर, द हंटर वाउंडेड मैनी डियर। मैनी है लेकिन फिर भी डियर ही यूज होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स तो हमें पता है एक्शन वर्ड्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ड्स जो एक्शन वर्ड्स की हेल्प कर रहे होते हैं सेंटेंस को जोड़ने में, नाउन के साथ उसको जोड़ने में। क्वेश्चन क्या है? Read the given sentences and notice the use of helping verbs.
हेल्पिंग वर्ब्स को हमने नोटिस करना है कि वो किस तरह से यूज हो रहे हैं सेंटेंसेस में। यहाँ बॉक्स में हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी गिवन है। हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब के सेंटेंस में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कौन से होते हैं? इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड और हेल्पिंग वर्ब्स। ऐसे और बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये हमने कुछ यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, अब इसकी हमें एक्सरसाइज, सबसे पहले हम ये लाइंस पढ़ लेते हैं। अली इज क्लाइंबिंग द ट्री, सोल्जर्स आर फाइटिंग ब्रेवली, द बॉयज डिड नॉट फिनिश देयर वर्क, आई एम रीडिंग अ बुक। इज, आर, डिड, एम ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है जी, तो अब हमारे पास नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज क्या है इससे रिलेटेड। यूज द गिवन हेल्पिंग वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब्स को अपने सेंटेंसेस में यूज करें। ये कौन से हेल्पिंग वर्ब्स जो हमें यहाँ दिए हुए हैं? इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, इन सारे हेल्पिंग वर्ब्स को हमने अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। आप अपनी तरफ से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ सेंटेंसेस आपके लिए बनाए हैं। इज, ही इज गोइंग टू स्कूल। एम, I am reading a new story book. Are, they are going to the zoo. Has, she has eaten her lunch. Have, we have done our homework. Had, yesterday I had a bad cold. Do, you go and do something else. Did, he did his work yesterday. ये मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं। आप चाहें तो अपनी तरफ से भी कोई और सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 42। जी, यहाँ पे भी इन्होंने हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड। जैसे है, ताशिफ्स अंकल हैड टोल्ड अस डिफरेंट स्टोरीज अबाउट पाकिस्तानी सोल्जर। शी हैज बॉट अ न्यू ड्रेस। हैड और हैज भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब हमारा ग्रामर में नेक्स्ट टॉपिक है प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। जी, तो अब ये प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम होता क्या है? सबसे पहले हम बॉक्स में इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस टाइम, फॉर एग्जाम्पल आ डेट, डेज ऑफ द वीक। जी, तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो डेट या डेज ऑफ द वीक बताते हैं। ठीक है, तो इनके साथ जो यूज होते हैं, जैसे हमारे पास अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रीड द गिवन सेंटेंस एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ द टाइम। जो टाइम के साथ यूज होते हैं, कि वो डेट के साथ यूज हो रहे हैं या वो डेज ऑफ द वीक के साथ, किसी भी टाइम के साथ जो यूज हो रहे होते हैं। जी, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल के लिए इन्होंने कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। वी हैव लंच एट नून। नून दोपहर का टाइम है। एट, उसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यूज हुआ है? एट। आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM. They go to the beach in summer. They went for a walk in the morning. The test is on Wednesday. What did you do on Eid last year? इसमें at, in, on जो यूज हुए हैं ये क्या है? prepositions of time के साथ ये यूज हुए हैं। Use the prepositions of time above in sentences in your notebook. अब आपने भी इन तीनों के अपनी तरफ से कोई सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है जी, जो टाइम के साथ जब ये यूज हो रहे हो। मैंने भी कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बनाए हैं सेंटेंसेस, आप चाहें तो आप अपनी तरफ से कोई और भी बना सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहला वर्ड है इन। दे मेट मी इन 2014 ऑन। वी विल गो शॉपिंग ऑन मंडे। At, I will reach your home at 1 PM.
ठीक है जी, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ सेंटेंसेस आपके लिए बना दिए हैं, आप चाहें तो कुछ और भी बना सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ये होते क्या हैं, सबसे पहले हम इनके बारे में इस बॉक्स में पढ़ेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट होने के लिए उसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे आई क्लोज्ड द डोर, शी सॉ अ प्रिटी बर्ड। These verbs usually follow S plus V plus O structure, मतलब subject, verb and object। जैसे I subject है, closed verb है, closed what? Object भी तो चाहिए कि उसने क्या बंद किया। I closed the door, मैंने दरवाज़ा बंद किया, एक complete meaning है। और intransitive verbs cannot have an object after them। ट्रांजिटिव वर्ब्स में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। द बेबी स्माइल्ड, वी वेटेड बट नो वन केम। दीज वर्ब्स कंप्लीट द मीनिंग विदाउट एन ऑब्जेक्ट। इन लाइंस को कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब हम यहाँ देखते हैं और जिससे फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ लाइंस यहाँ दी हुई हैं, हम पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमें क्या समझ आ रहा है इसमें से। वी लाइक्ड द मैच, वी सब्जेक्ट, लाइक्ड वर्ब, द मैच। मैच इज ऑब्जेक्ट, मीन्स ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। द बेबी स्माइल्ड, स्माइल्ड वर्ब है, वर्ब के आगे कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ, तो ये क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। द डॉग बार्क्ड अ लॉट, कुत्ता बहुत ज्यादा भौंका, ये नहीं बताया हुआ किस पर भौंका, तो ये क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। शी टोल्ड मी अ सीक्रेट, उसने मुझे एक राज बताया, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। द सन शाइन्स ब्राइटली, इनट्रांजिटिव वर्ब। ही कॉट द बॉल, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है जी, ये हमने अपने तौर पे अपनी समझ और निशानी के लिए इनके आगे लिख लिया है ताकि हमें पता चले कि हमें कितना समझ आया है। अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ते हैं। नाउ रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, अंडरलाइन द वर्ड्स, ऑल्सो टेल इफ इट इज अ ट्रांजिटिव और एन इनट्रांजिटिव वर्ब। वेरी गुड, ये ऊपर जैसी एक्सरसाइज ही है, हमने वर्ब को अंडरलाइन करना है और आगे बताना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। शैला बॉट अ फोन फॉर हर मदर, बॉट इज अ वर्ब और इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों यूज हुए हैं, तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब। हिरा लॉस्ट हर फेवरेट बैग, लॉस्ट वर्ब है और ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें यूज हुई हैं। अली जफर इज अ सिंगर, is a verb and it is a transitive verb. Her father built a doll's house for her. Built is a verb and it is a transitive verb. They arrived late, it's intransitive verb. ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। द टी पॉट ब्रोक इनटू पीसेस, इनट्रांजिटिव वर्ब इज अ ब्रोक। क्लियर? चलें जी, तो अब हम चलते हैं पेज नंबर 43 पे, जिस पे हमारे पास टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इसमें जो हमारे पास पहली एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो दिया हुआ है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं कि ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं। सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन एंड द एक्शन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स, प्रेडिकेट। क्लियर? तो ये हमने दो चीज़ों के बारे में, एक सेंटेंस है जिसके अंदर हमने इन दोनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है।
तो सबसे पहले हम बॉक्स में पढ़ते हैं कि ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं। अ सिंपल सेंटेंस इज मेड अप ऑफ अ डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट। ठीक है जी, एक सिंपल सब्जेक्ट, एक सिंपल जो सेंटेंस होता है उसके अंदर जो एक्शन को परफॉर्म करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। एंड द वर्क और एक्शन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स, और जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब अगर हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं, द लैपटॉप इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। इसमें लैपटॉप क्या है? सब्जेक्ट है, जो हमारा नाउन होता है, बेसिकली सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट क्या है? इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, मतलब जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है कि लैपटॉप कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है। फिर दूसरा सेंटेंस है, जमील इज प्लेइंग क्रिकेट आउटसाइड। अब इसमें जमील क्या है? सब्जेक्ट है, जो कोई एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, और जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसको कहते हैं प्रीडिकेट। इज प्लेइंग क्रिकेट आउटसाइड, कि वो बाहर क्रिकेट खेल रहा है। ये जो क्रिकेट खेला जा रहा है वो एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज है हमारे पास, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमारे पास यहाँ पे 5 सेंटेंसेस गिवन हैं, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। जो सब्जेक्ट है उसको सर्कल करना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। सारा जम्प्ड ऑन द बेड, इसमें सारा सब्जेक्ट है, इसको हम सर्कल करेंगे। जम्प्ड ऑन द बेड, बेड के ऊपर छलांग लगाई सारा ने, तो एक्शन क्या परफॉर्म हुआ है? बेड के ऊपर छलांग लगाई, तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट, मोहसिन एंड नूर प्लेड फुटबॉल। मोहसिन और नूर ने फुटबॉल खेला। अब मोहसिन और नूर, इन दोनों को सर्कल किया जाएगा क्योंकि ये हमारे पास दोनों क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। प्लेड फुटबॉल, इसको हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये प्रेडिकेट है। फिर नंबर 3, लैला एंड हर मदर वेंट टू द मार्केट। लैला और उसकी अम्मी बाजार गईं। लैला एंड हर मदर, इन दोनों को हम सर्कल करेंगे क्योंकि ये क्या है? हमारे सब्जेक्ट है। एंड वेंट टू द मार्केट को हम अंडरलाइन कर देंगे। नंबर 4, वी वन अ प्राइज एट द फेस्टिवल। हमने त्यौहार पर एक इनाम जीता। वी क्या है? सब्जेक्ट है। वन अ प्राइज, प्राइज जीता गया है, एक एक्शन परफॉर्म हुआ है, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। बीनिश रोड हर बाइक टू द स्कूल। बीनिश ने स्कूल जाने के लिए बाइक चलाई, मोटरसाइकिल को चलाया, तो बीनिश क्या है? हमारी सब्जेक्ट। रोड हर बाइक टू द स्कूल, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। क्लियर? तो अब आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई है। चले जी, तो अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स। अब इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेगुलर एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। तो यहाँ बॉक्स में हमारे पास डेफिनेशन गिवन है, रेगुलर एडजेक्टिव टेक ER and EST to make comparative and superlative adjectives। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, पहले आपको पता होना चाहिए ये दोनों वर्ड्स हैं क्या। कंपैरेटिव जहाँ पे हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, और सुपरलेटिव जहाँ 5-6 चीज़ें हैं उसमें जो सबसे अच्छी होती है वो होती है सुपरलेटिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, देखिए यहाँ आगे डेफिनेशन में भी गिवन है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कंपेयर टू थिंग्स यूजिंग देन। जैसे अगर हम कहेंगे कि ये इस चीज़ से अच्छी है, या अगर हम कहेंगे कि दिस एप्पल इज बेटर देन दिस एप्पल,
अगर हम सिर्फ गुड हम तब यूज करते हैं जैसे दिस इज अ गुड एप्पल या टेस्टी एप्पल, आप कह सकते हैं दिस एप्पल इज टेस्टी। फिर अगर हम इन दोनों एप्पल्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि दिस एप्पल इज टेस्टियर देन दिस एप्पल, मतलब दो एप्पल्स का कंपैरिजन हो रहा है। अगर हम कहते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स कंपेयर टू और मोर थिंग्स, दो या दो से ज्यादा चीजें, मतलब अगर 5-6 एप्पल्स पड़े हुए हैं तो आप जो सबसे टेस्टी वाला है उसको उठाया है आपने, तो आप क्या कहेंगे दिस एप्पल इज द टेस्टीएस्ट अमंग अदर एप्पल्स। जो सबसे बेस्ट होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। अब यहाँ अगर हम इसकी रीडिंग करते हैं, रीड द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। इसकी 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, ये भारी है, ये इससे भारी है, ये सबसे भारी है, हैवीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। लकी, लकियर, लकीएस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। कंपैरेटिव में उस वर्ड के साथ ER आ जाता है और सुपरलेटिव में EST आ जाता है। अब इसकी एक्सरसाइज क्या है हमारे पास, राइट P फॉर पॉजिटिव एडजेक्टिव, C फॉर अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव and S for a superlative adjective in the boxes given below। अब हमारे पास यहाँ बॉक्सेस में डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए हैं, तो जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है उसके आगे हमने P लिखना है, जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव है उसके आगे C लिखना है, और जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव है उसके आगे S लिखना है। अब व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, बिगेस्ट, EST लगा हुआ है तो ये क्या है, सुपरलेटिव। स्मॉलर, ER लगा हुआ है तो ये क्या है, कंपैरेटिव, इसके आगे हम C लिखेंगे। थिन, पॉजिटिव, ना ER लगा हुआ है और ना EST। ब्राइटर, ER लगा हुआ है, कंपैरेटिव। सॉफ्टर, ER लगा हुआ है, कंपैरेटिव। स्मार्ट, ना ER है ना EST है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, P। डार्क, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, P। ग्रेटेस्ट, EST लगा हुआ है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, S। बिजिएस्ट, EST लगा हुआ है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। वाइल्ड, पॉजिटिव एडजेक्टिव, P। जी, तो ये थी हमारी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की एक्सरसाइज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मीन्स कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। ये हमने पहले भी एक्सरसाइजेस में पढ़ा है कि कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। एक तो लाइन के स्टार्ट में यूज होते हैं, दूसरा जहाँ पर प्रॉपर नाउन यूज हुआ हो वहाँ पर हमेशा कैपिटल लेटर उसका फर्स्ट यूज होता है। यहाँ पे इन्होंने हमारे पास अब एक एक्सरसाइज पहले दी है, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ कैपिटल लेटर। आपने ये सेंटेंसेस को पढ़ना है और नोटिस करना है कि कैपिटल लेटर्स किस तरह से यूज हुए हैं। यहाँ पर जो हमें रेड में इन्होंने मार्क करके दिए हुए हैं ना, ये सारे कैपिटल लेटर्स यूज हुए हैं। आप देखेंगे कि कुछ लाइन के दरमियान में भी यूज हुए में हैं। इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान इज सेलिब्रेटेड ऑन August 14। इंडिपेंडेंस डे, I कैपिटल, D कैपिटल, पाकिस्तान प्रॉपर नाउन, P कैपिटल, अगस्त प्रॉपर नाउन, A कैपिटल। नेक्स्ट लाइन, पाकिस्तानीज आर ब्रेव पीपल। एक तो लाइन के स्टार्ट में भी है और दूसरा पाकिस्तान है, तो इसीलिए इसका भी P कैपिटल है। नेक्स्ट लाइन, दे हैड अरेंज्ड अ स्पीच कंपटीशन ऑन डिफेंस डे। अब T तो इन्होंने कैपिटल लिखा है क्योंकि ये लाइन के स्टार्ट में है। डिफेंस डे ये भी प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इन दोनों के D कैपिटल है। मतलब किसी भी स्पेशल
ओकेजन या इवेंट के बारे में भी जब जिक्र होता है या किसी छुट्टी के बारे में, तो वहाँ पर भी लेटर कैपिटल होता है अगर कोई स्पेशल ओकेजन होता है। अब इसी की हमें नीचे एक्सरसाइज दी हुई है। Rewrite the following sentences with correct capitalization in your notebook. अब आपने इन्हीं सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है नोटबुक पर और लेटर्स को कैपिटल करना है जहां पर ज़रूरत है। लाइन क्या है? ताशिफ इज रीडिंग अ बुक, फिर इन्वर्टेड कॉमास में बुक का नाम लिखा हुआ है। हाउ टू कीप द अर्थ सेफ। अब ये एक बुक का नेम है, एक टाइटल नेम है, तो इसमें H कैपिटल होगा, T कैपिटल होगा, K कैपिटल होगा, फिर ये TB, अर्थ का EB, सेफ का SB। ये एक टाइटल है बुक का, तो टाइटल के भी हमेशा हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है। तो इस लाइन को हम इस तरह से लिखेंगे, ताशिफ इज रीडिंग अ बुक, हाउ टू कीप द अर्थ सेफ, ये इन्वर्टेड कॉमास में है। नेक्स्ट लाइन, द टाइटल ऑफ माई फेवरेट स्टोरी इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पर एक तो लाइन के स्टार्ट में T कैपिटल आएगा द का, उसके बाद जो स्टोरी का टाइटल है उसके भी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो ये आपने इस तरह से लिखना है, द टाइटल ऑफ माई फेवरेट स्टोरी इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। थर्ड, द डॉग एंड द एंट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, ये भी स्टोरी का नेम है, तो इसके भी हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा क्योंकि ये भी टाइटल है स्टोरी का। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से इन लाइंस को लिखना है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 45 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास जो एक्सरसाइज डी है वो है ओरल कम्युनिकेशन। ये ज़ुबानी पढ़ने वाली चीज़ें हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग अलाउड, लिसन टू इट केयरफुली एंड टेल व्हाट द डायलॉग इज अबाउट। आपने इस डायलॉग को ऊंची आवाज में पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है और गौर से सुनना और बताना है कि ये डायलॉग किस चीज के बारे में है। ठीक है, अब ये दो लड़कियों के दरमियान में डायलॉग है। लड़कियों का नाम क्या है? रिदा और नाजिया। रिदा, अस्सलाम वालेकुम नाजिया, हाउ आर यू? नाजिया, वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू? रिदा, आई एम फाइन टू। नाजिया, I am really excited about Defense Day celebrations in school. नाजिया क्या हो रही है? बहुत एक्साइटेड हो रही है। किस चीज़ के बारे में? डिफेंस डे की सेलिब्रेशन के बारे में, यौम दिफा के बारे में, जो फंक्शन स्कूल में होने वाला है। रिदा, यस मी टू, वेयर आर यू गोइंग नाउ? रिदा भी एक्साइटेड है, वो कह रही है हाँ जी मैं भी एक्साइटेड हूँ। आप कहाँ जा रही हैं अब? नाजिया, I am going to my cousin's house to borrow her army dress for the school function tomorrow. नाजिया उन्हें क्या बता रही है कि वो अपनी कज़न के घर जा रही है आर्मी ड्रेस उनसे लेने के लिए जो वो कल स्कूल फंक्शन में पहनेंगी। रिदा, that's great, I hope that it will be a great day for us. रिदा उनको कह रही है बहुत अच्छा, उम्मीद करती हूँ कि ये दिन हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। नाजिया, सी यू एट स्कूल टुमारो। जी, तो अब आपने इस डायलॉग को सुना और आपको क्या समझ आई है कि दो लड़कियां, दो क्लास फेलोज हैं जो स्कूल में होने वाले डिफेंस डे के फंक्शन के लिए बड़ी एक्साइटेड हैं कि फंक्शन की तैयारियां हो रही हैं और स्कूल में फंक्शन होने वाला है। ये डायलॉग इसके बारे में है। अब इसी से रिलेटेड आपके लिए एक एक्सरसाइज है। अरेंज अ रोल प्ले to request your friend to lend you a storybook to read. Use the expressions above in your dialogue.
अब आपने भी एक इसी तरह का डायलॉग अरेंज करना है आपस में, दो फ्रेंड्स। तो ये आप एक्सरसाइज क्लास में भी कर सकते हैं, घर में अपनी किसी कज़न के साथ, किसी सिस्टर ब्रदर के साथ भी आप लोग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रोल प्ले किया और आपको कैसा लगा। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे इस रोल प्ले की राइटिंग में भी और इसको परफॉर्म करने में भी। हाँ जी, तो अब हम पेज 46 की तरफ चलते हैं। पेज 46 पे हमारे पास है राइटिंग। ये हमारी किस चीज़ की एक्सरसाइज है? राइटिंग की, लर्निंग टू राइट। क्वेश्चन क्या है? रीड द गिवन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट द निशाने हैदर। ये निशाने हैदर के बारे में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। अब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, बॉक्स के अंदर हमें इसकी डेफिनेशन भी बताई गई है। अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डिस्क्राइब्स अ पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्सन, प्लेस और थिंग। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया जाता है, बयान किया जाता है पर्टिकुलर सिचुएशन, एक ख़ास सूरत हाल को, किसी ख़ास बंदे को, पर्सन किसी ख़ास जगह को, प्लेस या किसी ख़ास चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमें किस चीज़ की डिस्क्रिप्शन दी गई है? निशाने हैदर की। द निशाने हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। द मीनिंग ऑफ निशाने हैदर इज़ मार्क ऑफ द लायन। Usually it is made from gunmetal captured from the enemy. It is composed of 88% of copper, 10% tin and 2% zinc. Since 1947, 11 men from the armed forces have won this award. It is awarded to the members of the armed forces for their heroic acts in dangerous situations and for sacrificing their lives. जी, तो यहाँ पे हमें किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताया गया है? निशाने हैदर के बारे में। और पर्टिकुलर पर्सन वो 11 मेन हैं जिनको ये दिया गया है। किस वजह से दिया गया है? कि उन्होंने खतरनाक सूरत हाल में अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानी दी है अपने वतन के लिए, तो उन लोगों को ये मेडल दिया जाता है, निशाने हैदर। और ये किन चीज़ों से बनाया जाता है उसके बारे में भी बताया गया है। तो अब आपने भी एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। आपकी एक्सरसाइज क्या है? राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट माई फेवरेट प्लेस इन माई हाउस। मेरी पसंदीदा जगह मेरे घर में। डिस्क्राइब द प्लेस using adjectives of size, shape, color, quality and quantity। मतलब उस जगह का साइज कितना है, शेप कैसी है, उस जगह का कलर क्या है, उसकी खासियत क्या है, क्वांटिटी के बारे में बताना है। एंड मेंशन व्हाट द प्लेस इज यूज्ड फॉर एंड व्हाई डू यू लाइक इट। आपने ये भी बताना है कि वो जगह किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है और आपको क्यों पसंद है। घर में बहुत सारी जगह होती हैं, आप अपने रूम के बारे में लिख सकते हो, अगर आपके घर में कोई गार्डन है, लॉन है, आप उसके बारे में लिख सकते हो, कोई अगर आपकी लाइब्रेरी आपने बनाई हुई है आप उसके बारे में लिख सकते हो, अगर आपकी फेवरेट प्लेस किचन है, आपको कुकिंग पसंद है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। बहुत सारी ऐसी, आपके घर में तो बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जिनके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो इसके बारे में भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। ये थी हमारी यूनिट नंबर 4, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का फ़ख्र, इसका कंप्लीट बुक वर्क। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको मैंने ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्राइब कर दिया है। फिर भी अगर आपको किसी एक्सरसाइज में, किसी क्वेश्चन में, किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बुक वर्क आपको इजीली तभी समझ आएगा जब आप हमारी रीडिंग की वीडियो भी देखेंगे।
अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी हमारी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।